बहुत समय पहले की बात है। रामगढ़ राज्य में राजा सूर्य प्रताप राज करते थे। उनको एक बेटा वीरेंद्र और एक बेटी रूपरेखा थी। कुछ समय पहले ही राजा सूर्य प्रताप की पत्नी रूपमती की मृत्यु हो गई थी। पत्नी के गुजर जाने के बाद से ही सूर्य प्रताप बहुत उदास रहने लगे थे। वह सारा दिन अपनी पत्नी के ख्याल में ही खोए रहते थे और राजकाज में ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे थे। इस बात से सभी मंत्री बहुत परेशान थे। एक दिन राजमहल में सभा लगी हुई थी, पर राजा सूर्य प्रताप अपने सिंहासन पर उपस्थित नहीं थे। मंत्री आपस में इस बात पर चर्चा कर रहे थे। मंत्री जी, आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? हम क्या बता सकते हैं सेनापति जी। महारानी के गुजर जाने के बाद महाराज खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगे हैं। वो अभी तक तकलीफ से निकल नहीं पाए हैं। हम भी महाराज का दुख समझते हैं, लेकिन वो इस राज्य के राजा हैं। उन पर अपने राज्य को संभालने की भी तो जिम्मेदारियां हैं, और अगर वो इस तरह से अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटते रहेंगे तो इस राज्य का क्या होगा? और अगर कहीं पड़ोसी राज्य को हमारे राजा की कमजोरियों के बारे में पता चल गया तो वो कहीं इस राज्य पर हमला ना कर दे। हाँ सेनापति, कह तो तुम बिल्कुल सही रहे हो। हमें भी इसकी बड़ी चिंता रहने लगी है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। परंतु इसका हमने एक उपाय सोचा है। अगर महाराज हाँ कर दे तो बात बन सकती है। क्या उपाय सोचा है मंत्री जी आपने? राजकुमार वीरेंद्र अब बड़े हो गए हैं, तो क्यों ना अब उनका विवाह करवाकर रामगढ़ राज्य की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी जाए। राजकुमार वीरेंद्र बहुत ही साहसी और बुद्धिमान हैं। वो अपने राज्य को अच्छी तरह से संभाल लेंगे। हाँ, आपका उपाय तो बहुत ही बढ़िया है। आपको आज ही राजा से इस बारे में बात करनी चाहिए। मंत्री सभा से उठकर राजा सूर्य प्रताप के कक्ष में चले जाते हैं। सूर्य प्रताप अपने कक्ष में एक खिड़की के पास खड़े बाहर बागीचे की ओर देख रहे थे। प्रणाम महाराज। मंत्री जी, आप यहाँ? कहिए, क्या बात है? महाराज, पिछले काफी समय से आप अपने राज्य पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इस कारण राज्य की स्थिति बिगड़ती जा रही है। इसलिए मैं सोच रहा था कि क्यों ना अब आप राजकुमार वीरेंद्र का विवाह करके राज्य की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दे। हाँ, कह तो आप सही रहे हैं मंत्री जी। हम जल्दी इस पर विचार करेंगे। अभी के लिए हम शिकार पे जाना चाहते हैं। राजा दो सिपाहियों के साथ अपना घोड़ा लेकर शिकार के लिए जंगल की ओर निकल जाते हैं। राजा जंगल में घूम रहे थे, तभी वहां उन्हें एक खूबसूरत मोर नजर आता है। वो देखो, कितना सुंदर मोर है। हम उसे पकड़कर अपने साथ महल ले जाएंगे। राजा उस मोर के पीछे जाते हैं और सिपाही भी राजा के पीछे ही चलते रहते हैं। राजा मोर का पीछा करते करते जंगल के बहुत अंदर जाते हैं। तभी मोर एक घनी झाड़ियों के पीछे चला जाता है। राजा भी उसके पीछे जाने लगते हैं। महाराज, सूरज ढल रहा है। आपको अब लौट चलना चाहिए। हाँ महाराज, वैसे भी हम जंगल के बहुत अंदर आ गए हैं। अब इसके और आगे जाना खतरनाक हो सकता है। नहीं, हम आज उस मोर को अपने साथ लेकर वापस लौटेंगे। तुम दोनों चाहो तो महल लौट जाओ। नहीं महाराज, हम आपको यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। आप भी हमारे साथ चलिए। मैंने कहा ना, हम उस मोर को लेकर ही महल लौटेंगे। आप दोनों यहाँ से चले जाइए, ये हमारा आदेश है। राजा का आदेश मानकर दोनों सिपाही वहां से राजमहल लौट जाते हैं और राजा सूर्य प्रताप मोर को तलाश करते हुए जंगल के और अंदर आ जाते हैं, पर उन्हें अब वो मोर कहीं नजर नहीं आ रहा था। काफी देर तक जंगल में भटकने के बाद अब राजा सूर्य प्रताप को प्यास लगने लगी थी। तभी उन्हें जंगल के बीच एक कुटिया नजर आती है। राजा सूर्य प्रताप पानी लेने के लिए उस कुटिया के पास चले जाते हैं। कुटिया के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत महिला पीछे की ओर मुंह करके बैठी थी। जरा सुनिए,
हमें बहुत प्यास लगी है, क्या हमें पीने के लिए थोड़ा पानी मिल सकता है? वह औरत पीछे पलटकर राजा की ओर देखती है। राजा सूर्य प्रताप उसकी सुंदरता देखकर उस पर मोहित हो जाते हैं। अंदर आइए महाराज, आप यहाँ बैठिए, मैं आपको पानी देती हूँ। राजा कुटिया के अंदर जाकर चारपाई पर बैठ जाते हैं। वह महिला मटके से पानी लाकर राजा को देती है। तुम कौन हो और इस घने जंगल में अकेले क्यों रहती हो? क्या तुम्हें यहाँ डर नहीं लगता? मेरा नाम मोहिनी है। मैं बचपन से अपने माता पिता के साथ इसी जंगल में रहती हूँ। फिर उनके गुजर जाने के बाद मैं अकेली ही यहाँ रहती हूँ। ये जंगल ही मेरा घर है, और भला अपने घर में भी किसी को डर लगता है? तो क्या तुम्हारा और कोई भी नहीं है? हाँ महाराज, मेरा अब कोई नहीं है। मैं इस संसार में बिल्कुल अकेली हूँ। तो क्या तुम हमारे साथ राजमहल चलकर वहाँ रहना चाहोगी? लेकिन महाराज, मैं आपके साथ राजमहल में कैसे रह सकती हूँ? हमारी पत्नी को गुजर जाने के बाद हम भी बहुत अकेले हो गए हैं। अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो हम तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं। आपकी पत्नी बनना तो हमारा सौभाग्य होगा महाराज। भला हमें इससे कोई आपत्ति कैसे हो सकती है? अगली सुबह राजा सूर्य प्रताप जंगल के बाहर बने एक मंदिर में जाकर मोहिनी से विवाह कर लेते हैं और उसे लेकर अपने राजमहल लौट आते हैं। लेकिन राजा सूर्य प्रताप के दूसरे विवाह से राजमहल में कोई भी खुश नहीं था। ये हमारी दूसरी पत्नी है मोहिनी। आज से ये आप सभी की महारानी हैं। हमने तो महाराज को राजकुमार के विवाह का सुझाव दिया था, पर ये तो खुद ही विवाह करके चले आए। तभी वहाँ राजकुमार वीरेंद्र और राजकुमारी रूपरेखा आ जाती है। ये हम क्या सुन रहे हैं पिताजी? आपने बिना किसी को बताए दूसरा विवाह कर लिया। आपने सही सुना है वीरेंद्र, आज से मोहिनी आपकी माँ हैं। नहीं पिताजी, ये सिर्फ आपकी पत्नी है। हम किसी जंगल की बंजारन को अपनी माँ का स्थान नहीं दे सकते। इतना बोलकर राजकुमार वीरेंद्र गुस्से में वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह माली बागीचे के पौधे में पानी डाल रहा था। तभी उसे वहां एक दासी की लाश पड़ी हुई मिलती है। उसे देखकर माली चिल्लाने लगता है और वहां महल के सभी लोग आ जाते हैं। क्या हुआ? इस तरह क्यों चिल्ला रहे हो? ये देखिए महाराज, एक लड़की की लाश। ये आपके महल में ही काम करती थी। इसकी मौत सामान्य नहीं है। इसके शरीर से खून की एक एक बूंद चूस ली गई है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसका सारा खून निचोड़ लिया हो। शायद किसी जानवर ने इसका शिकार किया होगा। नहीं पिताजी, कोई जानवर ऐसा नहीं कर सकता। और ये दासी तो रात में हमारे राजमहल में थी। कोई भी जानवर यहाँ कैसे आ सकता है? राजा राजकुमार के इस सवालों को नजरअंदाज कर देते हैं। सिपाही, इस दासी के परिवार वालों को इसकी मौत की सूचना दे दो। इतना बोलकर राजा सूर्य प्रताप वहां से चले जाते हैं और मोहिनी राजकुमार वीरेंद्र की ओर देखकर मुस्कुराती है और राजा के पीछे ही चली जाती है। राजकुमार वीरेंद्र को राजा का इतना बेफिक्र होना और मोहिनी की मुस्कुराहट बहुत ही अजीब लगती है। राजकुमार वीरेंद्र भी अपनी बहन रूपरेखा के साथ वहां से जाने लगते हैं। क्या हुआ भैया? आप किस सोच में खोए हुए हैं? हमारे महल में एक अजीब दुर्घटना हो गई है, लेकिन पिताजी इस बात को लेकर जरा भी गंभीर नहीं। मैंने पहले कभी उन्हें ऐसा व्यवहार करते नहीं देखा। और वो हमारी सौतेली माँ मोहिनी, वह तो मुझे पहले दिन से ही बहुत अजीब लगती है। हाँ, मुझे भी वो औरत कुछ ठीक नहीं लगती। आज भी मैंने देखा था वो कैसे मुस्कुरा रही थी। ऐसी ही बातें करते हुए वह दोनों अपने कक्ष में चले जाते हैं। रात का समय था और राजकुमार वीरेंद्र अपने कक्ष की ओर जा रहे थे। तभी वह देखते हैं कि उनकी सौतेली माँ मोहिनी एक दासी का हाथ पकड़े उसे अपने कक्ष में लिए जा रही थी। राजकुमार को यह थोड़ा अजीब लगता है, पर वह इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और अपने कक्ष में चले जाते हैं।
अगली सुबह जब राजकुमार वीरेंद्र टहलते हुए बागीचे की ओर जाते हैं तो वहाँ भीड़ लगी थी। क्या हुआ है यहाँ? क्या फिर किसी दासी की मौत हो गई? हाँ राजकुमार, सभी बहुत परेशान हैं। यह हादसा तो अब बढ़ता ही जा रहा है। यह सुनकर राजकुमार राजा सूर्य प्रताप के पास जाते हैं, जो अपने कक्ष में बैठे थे। राजकुमारी रूपरेखा भी वहीं थी। पिताजी, क्या आपको पता है, आज फिर हमारे महल में एक दासी की मौत हुई है और उस दासी को कल रात मैंने आपकी पत्नी के साथ उनके कक्ष में जाते देखा था। अरे इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है राजकुमार? क्या तुम अपनी माँ पर शक कर रहे हो? आप इस बात पर गौर क्यों नहीं कर रहे पिताजी? बात सिर्फ आज की नहीं, बल्कि जिस दिन से वो मनहूस औरत हमारे राजमहल में आई है, उसी दिन से एक के बाद एक मौत हो रही है। आप अपनी माँ के बारे में इस तरह की बात नहीं कर सकते राजकुमार। वो हमारी पत्नी है और इस राज्य की महारानी भी हैं। तुम्हें उनका इस तरह अपमान नहीं करना चाहिए। पिताजी, मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा, बल्कि आपको सच्चाई बता रहा हूँ। लेकिन आपकी आंखों पर तो उस औरत के मोह के जाल की पट्टी बंधी हुई है। उसकी भोली सूरत के अलावा आप और कुछ देख ही नहीं पा रहे। तो तुम क्या चाहते हो राजकुमार? पिताजी, आप उस औरत को हमारे राज्य से निकाल दीजिए। उसके आने के बाद ही ये घटना शुरू हुई है। मुझे लगता है कि उसके यहाँ से चले जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये तुम क्या कह रहे हो राजकुमार? वो हमारी पत्नी है, हम उन्हें इस राज्य से नहीं निकाल सकते। ठीक है पिताजी, अगर आप उन्हें यहाँ से नहीं निकाल सकते तो मैं यहाँ नहीं रह सकता। मैं आपका राजमहल छोड़कर जा रहा हूँ। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम जा सकते हो। चलो रूपरेखा, अब हम यहाँ नहीं रह सकते। तुम रूपरेखा को अपने साथ क्यों ले जा रहे हो? उसे तो अपनी माँ से कोई दिक्कत नहीं है। रूपरेखा को उनसे दिक्कत नहीं, बल्कि खतरा है, और इसलिए मैं अपनी बहन को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। राजकुमारी रूपरेखा जाकर अपने भाई वीरेंद्र का हाथ पकड़कर खड़ी हो जाती है। जिसे भी जाना है वो यहाँ से जा सकता है, हमें किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। राजकुमार वीरेंद्र और राजकुमारी रूपरेखा महल से निकल जाते हैं। उन्हें जाता देख मोहिनी मुस्कुरा रही थी। चलो अच्छा ही हुआ, ये पत्थर खुद ही रास्ते से हट गया, वरना मुझे मेहनत करनी पड़ती। राजकुमार वीरेंद्र और रूपरेखा बहुत देर से चल रहे थे। चलते चलते वह दोनों राजमहल से बहुत दूर एक घने जंगल में आ गए थे। भैया, आपने पिताजी के सामने कहा कि मुझे मेरी सौतेली माँ से खतरा है। आपको ऐसा क्यों लगता है? और मुझे उनसे क्या खतरा हो सकता है? मैंने बताया तो रूपा, आज जिस दासी की मौत हुई है, कल रात मैंने उसे मोहिनी को उसके कमरे में ले जाते हुए देखा था। तब से ही मुझे उस पर शक है। और महल में जितनी भी मौतें हुई हैं, वो सभी कुंवारी लड़कियां थी। और तुम भी तो अभी कुंवारी हो, वो तुम्हारी जान को भी खतरा कर सकती है। इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ लेकर आया हूँ। हाँ भैया, आप सही कह रहे हैं। मुझे लगता है कि इन सब के पीछे मोहिनी का हाथ जरूर है। मुझे जल्द ही इस बारे में पता लगाकर राजमहल वापस लौटना है। आप महल वापस लौट जाएंगे? मतलब आप पिताजी से नाराज होकर नहीं आए हैं? नहीं, मैं पिताजी से नाराज नहीं हूँ, लेकिन अगर हम पहले ही महल से ये बात बताकर निकलते कि हम इन मौतों के रहस्यों का पता लगाने जा रहे हैं, तो इसके पीछे जिसका भी हाथ है वो सतर्क हो जाता और हमारे रास्ते में रुकावट बन सकता था। तो अब हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने राजगुरु से इस बारे में बात की है। उन्होंने बताया है कि इस जंगल में एक महान साधु रहते हैं और वो हमारी कुछ सहायता कर सकते हैं। हम उनके पास जा रहे हैं। राजकुमार और रूपरेखा बातें करते हुए जंगल के बहुत अंदर आ जाते हैं। वहीं एक पेड़ के नीचे उन्हें एक साधु महाराज दिखाई देते हैं। अरे बच्चों, तुम दोनों यहाँ इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? प्रणाम साधु महाराज, मैं रामगढ़ राज्य का राजकुमार वीरेंद्र हूँ। हमारा राज्य संकट में है, हम उसी के समाधान के लिए आपके पास आए हैं। कैसी समस्या है, हमें विस्तार से बताओ। राजकुमार वीरेंद्र साधु को पूरी बात बताते हैं कि कैसे राजा सूर्य प्रताप जंगल में रहने वाली एक अनजान औरत से विवाह करके उसे राजमहल ले आते हैं और उस औरत के आते ही राजमहल में दासियों की लगातार मौत होने लगी
और महाराज का स्वभाव भी बहुत बदल गया है। राजकुमार की बात सुनकर साधु कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद करते हैं और फिर खोल लेते हैं। वो स्त्री तो तुम्हारे राजमहल में है। वो कोई सामान्य स्त्री नहीं है, बल्कि एक डायन है जो हमेशा जवान और खूबसूरत रहने के लिए कुंवारी लड़कियों को मारकर उनका खून पीती है। हाँ, शायद इसीलिए उन मरी हुई लड़कियों के शरीर में बिल्कुल भी खून नहीं रहता था। महाराज, ये तो बहुत ही बड़ी समस्या है। हम उस डायन से पीछा कैसे छुड़ा सकते हैं? इसका कोई समाधान बताइए। नहीं बेटा, वो इतनी आसानी से तुम्हारा राज्य छोड़ने वाली नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? अब आप ही कोई उपाय बताइए। तुम्हें उस डायन को खत्म करने के लिए वो जादुई नीले फूल लाने होंगे। जादुई नीले फूल? वो कहाँ मिलेंगे महाराज? देखो, इस जंगल के आखिरी छोर पर जहाँ ये जंगल खत्म होता है, वहीं से नीले जंगल की शुरुआत होती है। वहाँ एक झरने के पास नीले फूल लगे होंगे। अगर तुम उन फूलों की माला महाराज वीर सिंह के हाथों से उस डायन के गले में डलवा दो, तो वो डायन भस्म हो जाएगी और महाराज वीर सिंह के ऊपर से उसका मोह जाल भी खत्म हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। मैं तुरंत ही उस नील जंगल की ओर निकलता हूँ। राजकुमार वीरेंद्र और राजकुमारी रूपरेखा वहां से जाने लगते हैं। तभी साधु उन्हें रोक देते हैं। ठहरो बेटी, आगे जंगल में खतरा हो सकता है। तुम्हारा राजकुमार के साथ जाना ठीक नहीं। जब तक राजकुमार लौट कर नहीं आते, तुम यहीं हमारी कुटिया में ठहर सकती हो। हाँ रू, साधु बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम यहीं रुक जाओ, मैं जल्द ही वो नील फूल लेकर वापस लौट आऊंगा। ठीक है भैया, आप अपना ध्यान रखिएगा। रूपरेखा को साधु के पास छोड़कर राजकुमार वीरेंद्र नील फूल की तलाश में निकल जाते हैं। यहाँ रामगढ़ में एक पेड़ के नीचे कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। तुमने सुना बिरजू? राजकुमार वीरेंद्र महाराज से नाराज होकर राजमहल छोड़कर चले गए। हाँ, मैंने तो सुना है कि राजकुमारी रूपरेखा भी उनके साथ चली गई और महाराज ने उन्हें जरा भी रोकने की कोशिश नहीं की। पता नहीं महाराज को क्या हो गया है, अपनी दूसरी बीवी के आगे और किसी का ध्यान ही नहीं देते। राजमहल में कितनी दासियों की मात हो गई, लेकिन राजा ने इस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। अरे पता नहीं हमारा क्या होगा। एक राजकुमार वीरेंद्र ही तो हम सबकी उम्मीद थे और अब वो भी राज्य छोड़कर चले गए। इधर राजकुमार वीरेंद्र नील जंगल की तलाश में चले जा रहे थे। वह चलते चलते जंगल के बाहर एक खूबसूरत बगीचे में आ गए थे। उस बगीचे में काफी बड़े बड़े और विचित्र फूल लगे थे। हम चलते चलते जंगल के बाहर आ गए, लेकिन नील जंगल का कोई रास्ता नजर नहीं आया। और ये बगीचा, इसके बारे में तो साधु महाराज ने कुछ बताया ही नहीं था। पर मानना पड़ेगा, ये बगीचा तो बड़ा ही खूबसूरत है। इतना खूबसूरत बगीचा और ऐसे विचित्र फूल हमने पहले तो कभी नहीं देखे। तभी राजकुमार वीरेंद्र जहाँ खड़े थे, वहाँ की जमीन दलदल बन जाती है और राजकुमार उसके अंदर धंसने लगते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? कोई यहाँ है? कृपया मेरी मदद करो। तभी उस बगीचे का एक सुंदर फूल बोलने लगता है। हिलिए मत राजकुमार, आप जितना हिलेंगे उतना ही और नीचे चले जाएंगे। शांत होकर अपनी जगह पर ही खड़े रहिए, मैं आपकी कुछ मदद करती हूँ। तुम बोल सकती हो? हाँ, मैं बोल सकती हूँ। आप मेरी यह डाल पकड़ लीजिए, मैं आपको बाहर खींच लूंगी। वह फूल अपनी एक डाल आगे बढ़ा देता है और राजकुमार वीरेंद्र उसे पकड़कर दलदल से बाहर निकल आते हैं। आप तो किसी राज्य के राजकुमार लगते हैं, फिर इस जंगल में क्या करने आए हैं?
मेरे राज्य में एक डायन आ गई है। उसे खत्म करने के लिए मुझे नील जंगल के नीले फूल की जरूरत है। साधु महाराज ने मुझे उस जंगल का यही रास्ता बताया था, परंतु यहाँ मुझे नील जंगल जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। नील जंगल का रास्ता हर किसी को नजर नहीं आता। उसके लिए आपको नील पत्थर की जरूरत पड़ेगी। नीला पत्थर उस पुराने बरगद के नीचे रखते ही बरगद के बीच से नील जंगल का रास्ता खुलता है। वो नील पत्थर मुझे कहाँ मिलेगा? वह पत्थर मेरी एक डाली के अंदर है। मैं उसे तुम्हें दे सकती हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे लिए नील जंगल के झरने का पानी लाकर देना होगा। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए पानी ले आऊंगा, तुम वो पत्थर मुझे दे दो। उस फूल की एक छोटी सी कली जो बंद थी वह खुल जाती है और राजकुमार उसमें रखा नीला पत्थर उठा लेता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अब मैं चलता हूँ। राजकुमार वहीं कुछ दूर पर खड़े बरगद के पास जाकर वह नीला पत्थर वहां रख देता है। पत्थर जमीन पर रखते ही उसमें से एक रोशनी निकलती है जो बरगद के पेड़ पर पड़ती है, जिसमें पेड़ के बीच से एक रास्ता बन जाता है। राजकुमार वीरेंद्र उसके अंदर चले जाते हैं और वहां सभी चीजें नीले रंग की थी, पेड़ पौधे और नदी भी। वहीं एक किनारे राजकुमार वीरेंद्र को वैसे ही नीले फूल नजर आते हैं जैसे साधु महाराज ने बताए थे। वो वहां से कई सारे फूल तोड़ लेते हैं और वहीं पर एक बड़े पत्ते को उठाकर उन्हें मोड़कर उनमें झरने का पानी भर लेते हैं। फूल भी मिल गए और पानी भी, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। राजकुमार वीरेंद्र दोबारा बगीचे में उसी फूल के पास आते हैं। ये लो, मैं तुम्हारे लिए झरने का पानी ले आया, तुम्हें यही चाहिए था ना? धन्यवाद राजकुमार, इस पानी को आप मेरी जड़ के पास डाल दीजिए। राजकुमार पानी फूल की जड़ के पास डाल देते हैं। जैसे ही पानी फूल की जड़ में पड़ता है वह फूल एक खूबसूरत लड़की में बदल जाता है। यह देखकर राजकुमार आश्चर्यचकित रह जाते हैं। तुम तो लड़की हो, तुम फूल कैसे बन गई? मैं मीरपुर की राजकुमारी नयनतारा हूँ। एक दिन भटकते हुए मैं इस बागीचे में आ गई थी और अनजाने में मैंने यहाँ के कई सारे फूल तोड़ दिए थे। इस बात से नाराज होकर एक जादूगरनी ने मुझे फूल बना दिया था और उसे झरने के पानी से ही मैं दोबारा अपने इंसानी रूप में वापस आ सकती थी। आपने मुझे मेरा यह रूप वापस लौटाने में मदद की है। मैं सदा आपकी आभारी रहूंगी। तो क्या ये बगीचा किसी जादूगरनी का है? हाँ, यह बगीचा एक जादूगरनी का है। हमें अब जल्दी ही यहाँ से निकलना चाहिए। राजकुमार वीरेंद्र और नयनतारा वहाँ से चले जाते हैं। राजकुमार नयनतारा के साथ साधु की कुटिया में लौट आते हैं। आप आ गए भैया, क्या आपको वो नीला फूल मिल गया? और ये लड़की कौन है? हाँ रूप, ये देखो, हम नील फूल ले आए और ये नयनतारा है। इन्होंने नील जंगल का रास्ता खोजने में हमारी सहायता की। सहायता के लिए आपका धन्यवाद। साधु महाराज कहीं नजर नहीं आ रहे, वो कहीं गए हैं क्या? हाँ, वो यहाँ नहीं है, पर उन्होंने कहा था कि आपके लौटने के बाद हम यहाँ से चले जाएं। अब रात होने वाली है, आज रात हम इसी कुटिया में रहेंगे और कल सुबह होते ही अपने राज्य लौट जाएंगे। अगली सुबह राजकुमार वीरेंद्र, राजकुमारी रूपरेखा और नयनतारा तीनों एक साथ राजमहल की ओर चले जा रहे थे। भैया, मैंने फूलों की एक माला बना दी है, लेकिन इस माला को हम पिताजी के हाथों उस डायन के गले में कैसे पहनाएंगे? हमारे पास एक उपाय है। क्या उपाय है राजकुमारी, बताइए। आपके राज्य में कोई भी हमें नहीं पहचानता। इसका फायदा उठाकर मैं राजमहल में फूलों की माला बेचने वाली बनकर जाऊंगी और किसी भी तरह से यह माला महाराजा वीर सिंह के हाथों से उस डायन के गले में डलवा दूंगी। हाँ, उपाय तो ठीक है, लेकिन आप सतर्क रहिएगा, वो डायन बहुत ही चालाक है। आप उसकी चिंता मत कीजिए। वह तीनों रामगढ़ में राजमहल के पास पहुंच जाते हैं। राजकुमार वीरेंद्र और राजकुमारी रूपरेखा महल के बाहर ही रहते हैं और नयनतारा फूल माला बेचने के बहाने महल के अंदर चली जाती है। महल में सभा लगी हुई थी। राजा सूर्य प्रताप, मोहिनी और मंत्री के साथ कई लोग सभा में उपस्थित थे। ए लड़की, इस तरह राजमहल में क्यों चली आई? मेरा नाम फूलमती है महाराज।
हम फूलों की माला बनाकर बेचते हैं। हाँ ठीक है, पर हमें कोई माला नहीं चाहिए। तुम यहाँ से जा सकती हो। अरे हमारी बात तो सुनिए महाराज, यह कोई मामूली फूलों की माला नहीं है। यह माला जो भी किसी को पहनाता है उनके बीच प्रेम बढ़ जाता है। हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ले लीजिए ना महाराज, हमें ये नीले फूलों की माला पसंद है और अगर इसे पहनने से प्रेम बढ़ता है तो आप ये माला हमें पहना दीजिए। ठीक है महारानी, जैसी आपकी इच्छा। राजा नयनतारा से वह माला लेकर जैसे ही मोहिनी के गले में डालते हैं, वह अपने डायन रूप में आ जाती है और उसका शरीर जलने लगता है। यह देखकर राजा और सभा में उपस्थित सभी लोग दंग रह जाते हैं। कुछ ही देर में वह डायन जलकर भस्म हो जाती है। अरे ये सब क्या हुआ? क्या ये सब तुमने किया? तभी वहाँ राजकुमार वीरेंद्र और राजकुमारी रूपरेखा आ जाती है। नहीं पिताजी, ये सब हमने मिलकर किया है। राजकुमार, आप यहाँ? आप तो चले गए थे और अभी यहाँ जो कुछ भी हुआ, क्या वो आपने किया था? और मोहिनी एक डायन थी? हाँ पिताजी, वो एक डायन थी और वो ही एक एक करके महल की दासियों को मार रही थी। मैं उसके राज का पता लगाने के लिए ही यहाँ से गया था। हमें माफ कर दीजिए राजकुमार, हमने आपकी बातों पे ध्यान नहीं दिया। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप शर्मिंदा मत होइए पिताजी, आपकी कोई गलती नहीं है। आप तो खुद ही उस डायन के मोह जाल में फंसे हुए थे। महाराज, राजकुमार वीरेंद्र ने इतनी बड़ी मुसीबत से राज्य की रक्षा की है। हमें लगता है अब राजकुमार राजा बनने के बिल्कुल योग्य हो गए हैं। हाँ मंत्री जी, आपने बिल्कुल सत्य कहा। हम कल ही राजकुमार का राज्य अभिषेक करेंगे। इतना बोलकर राजा राजकुमार वीरेंद्र को गले लगा लेते हैं।